करगिल में .4700, थ्री पिंपल्स, ब्लैक रॉक, नॉल जैसे अहम फीचर्स पर जीत के बाद अब अगला नंबर .4875 और टाइगर हिल का था। ये दोनों फीचर्स मताइन वैली को बहुत प्रभावित करते थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी कहते हैं, जब हमने तोलोलिंग के ऊपर कब्जा किया था और सफलता प्राप्त की थी, उस वक्त दुश्मन .4875 पर बैठा था। मेरा हेडक्वार्टर मताइन में था। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शाबाशी देने आना था। अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल आ चुके थे। उनका मताइन आने का समय तकरीबन 10:30 बजे का था। उसी रोज 8:30 बजे दुश्मन की ओर से भारी शेलिंग की गई। अटल बिहारी वाजपेयी का आना कैंसिल हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी बताते हैं, यह हमला .4875 से हो रहा था। वहीं दूसरा फीचर था टाइगर हिल। यह बहुत हाई और डोमिनेटिंग फीचर है। यहां से बड़े क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। उधर .4875 सड़क को प्रभावित करता था। टैक्टिकली टाइगर हिल से .4875 हायर प्रायोरिटी पे था। हमने जो प्लान बनाया उसमें हमने कहा कि पहले हमें टाइगर हिल को पकड़ना चाहिए। दरअसल हमारा मानना था कि अगर हमने .4875 के लिए कोशिश की तो इनके बचाव के लिए मदद टाइगर हिल से भी आ सकती है। पुरी कहते हैं, 3 जुलाई 1999 टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए हमला किया जाना था। हालांकि एक रात में 18 ग्रेनेडियर्स के जाबाज टाइगर हिल तक नहीं पहुंच सके थे। इस वजह से प्लान को थोड़ा बढ़ा दिया गया। दुश्मन के करीब पहुंचते ही 2 दिशाओं से हमला किया जा रहा था। एक तरफ से घातक कमांडो प्लाटून गई थी। 2 जाबाज अफसरों लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन सचिन निम्बालकर अपनी टीम के साथ टाइगर हिल से दुश्मन को साफ कर देना चाहते थे। टाइगर हिल की जंग में घातक प्लाटून का हिस्सा रहे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव उन दिनों को याद करते हैं। वो मोमेंट नहीं भूला जा सकता है। वो मोमेंट एक अविस्मरणीय है। वो हमेशा याद रहेगा। उसको कभी भूला नहीं जा सकता। वो टाइगर हिल एक चुनौती थी हमारी भारतीय सेना के लिए, क्योंकि उससे पूरा टाइगर हिल से पूरा द्रास सेक्टर, नेशनल हाईवे ले वाला जो पूरा ब्लॉक था जी, उसको खोलना बहुत निहायत जरूरी था ताकि हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे की तरफ जा सके। तो इसी के तहत हमारी 18 ग्रेनेडियर्स ने पूरी रणनीति बनाई। जो बटन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने एक पूरा अटैक प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम टाइगर हिल के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके ऊपर चढ़ने का समय चिन्हित किया गया रात के समय, क्योंकि हाइट ज्यादा होने की वजह से पूरा जो दूर तक हमें आसानी से वो देख सकते थे, आसानी से हमें बर्बाद कर सकते थे, और इसलिए रात भर चलते थे। तो इसी प्लानिंग के तहत और दिन भर चुपचाप पत्थरों में पड़े रहते थे। तो इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई चढ़ी। तो घातक प्लाटून जिसके टीम कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और जो डेल्टा कंपनी कमांडर कैप्टन सचिन निम्बालकर, तो ये साथ साथ हम घातक प्लाटून आगे थी, फिर पीछे डेल्टा कंपनी थी, तो हम साथ साथ ही चलते जा रहे थे। तो तीसरी रात का वो मंजर ऐसे दिखता है जैसे शायद वो कल की ही बात है। आज 21 साल पूरे हो गए जी। तो मुझे याद है कि हम सुबह के वक्त था, रस्सियों के सहारे जब ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायर खोल दिया। फायर खुलते ही हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। तो ऊपर पहुंचते हैं तो सामने दुश्मन के 2 बंकर, 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध जब गोलाबारी किया तो उसमें जो 4-5 पाकिस्तानी सैनिक थे उनको मौत के घाट सुला दिया। तो फर्स्ट लाइट हो चुकी थी और टॉप वहां से 50-60 मीटर रहा होगा। तो टॉप पर जो उनकी एक पूरी बटालियन का डिप्लॉयमेंट था, तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी किया कि हमें 20-25 मिनट तक सर नहीं उठाने दिया ऊपर की तरफ। फिर हमने जो हमारा जो टीम लीडर था उस समय वहां पर एक जो हमारा जो 7 बंदों में ये जो प्लेटून हवलदार था, हवलदार मदन, उसने बोला कि यार दौड़ करके इनकी मोर्चों के अंदर घुस जाओ
तो हम बिना कुछ सोचे समझे बस उनके आदेश के ऊपर उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका, उनके मोर्चों में घुस गए और फिर 5 घंटे तक हमारा उनका फायरिंग चलता रहा। 5 घंटे में हम बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे, कोई सपोर्ट नहीं था। और जब धीरे 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 हमारा अम्युनिशन भी खत्म होने लगा तो हमने फिर दोबारा से रणनीति बनाई कि किस प्रकार से हम अपने इस टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि यार उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे मारा जा सकता है जी। उसी के तहत फिर हमने जब उनकी मोटर उनकी आरटी ने फायर किया, उसी फायर के दौरान हम अपना फायर बंद किया ताकि वो दुश्मन पत्थरों से निकल करके बाहर आए ताकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा मार सकें। तो जैसे वो पत्थरों से निकल करके जब बाहर आए तो हमने आधाधुंध उनके ऊपर गोलाबारी किया। तो उनमें उनके काफी बंदे मारे गए। फिर उनकी वेपन उठा करके हमने उनसे ऊपर फायर करने लगे। तो फिर दोबारा से उन्होंने हम दोबारा से अटैक किया। दोबारा से हमला करने के बाद उसमें एक एक करके मैंने अपने साथियों को उनकी शहादत होते हुए देखा है कि किस प्रकार से एक एक जवान ने अपने लहू का आखिरी कतरा तक अपनी मातृभूमि और देश और सेना के लिए न्यौछावर कर दिया। मैं भी जख्मी अवस्था में था और इस तरह से करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए थे। जब मैं जख्मी अवस्था में था उनकी तरफ से तो मैं मर चुका था। उन्होंने 2 बार रीचेक किया, फिर एक एक आकर के गोलियां मारी। तो उसने फिर मेरे बाजू में पैर में गोलियां मारी। तो मुझे लगा कि शायद जो है धुआं निकल रहा है, शायद लग रहा कि हाथ पैर दोनों कट गए हैं। लेकिन एक विश्वास था मन के अंदर फिर पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी तो मैं जिंदा रहूंगा। और मैं चुपचाप पड़ा रहा। फिर उनका एक टीम लीडर आया था, उनका एक कैप्टन था। उसने बोला कि इनके वेपन उठाओ। तो उनका एक जवान आया, उसने आकर के गोलियां मारने लगा। तो एक वेपन उठा रहा था तो उसने आकर के दोबारा से भी फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोलियां मारी। तो जब एक कदम आगे गया तो उसको आभास हुआ, पता नहीं कुछ हुआ, तो उसने जो ना सीधा मेरे सीने की तरफ जो राइफल करी। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन इस देश को भारत माँ बोलते हैं, माँ। और जब तो 19 साल की उम्र थी, 2.5 साल की सर्विस थी, तो इतना अनुभव नहीं था, तजुर्बा नहीं था और इतना एहसास नहीं था। लेकिन आज एहसास है कि माँ को, इस देश को माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि माँ अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। शायद उस माँ को जिंदा रखना था, अपने बेटों की वीरता और शौर्य पराक्रम को जिंदा रखने के लिए। तो जब उसने सीने पे गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के थे, वो भी शायद एक साथ इकट्ठे थे। और बस उन्हीं के उससे जो है रिकोचित हुई गोली और मैं उनकी तरफ से तो मर गया था। लेकिन उस गोली के धक्के से मुझे खुद भी आभास हुआ कि मैं मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के जब मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तो मुझे जब चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब फिर मैंने ग्रेनेड अपना निकाला, ग्रेनेड निकाल करके तो उसके ऊपर ऐसे फेंका। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, तो हुड के अंदर वो जाकर के ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और वहां से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के जब गिरा, तो उसके गिरने के बाद बाकी में जो धमाका, उस धमाके से बाकी पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मच गई। उनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे रेनफोर्समेंट आ गया। बस वही एक मौका था मेरे पास, मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। फिर मैंने अपनी उनकी उसी की जो राइफल को उठाया, एक हाथ तो हिला ही नहीं, एक हाथ से फिर राइफल उठा करके उनके ऊपर ब्रस्टिंग फायर किया। 4-5 पाकिस्तानी उसमें मारे गए। फिर एक हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर वहां से वो भाग खड़े हुए। मैं 3-4 मीटर रेंगता हुआ आगे गया। आगे जाके देखता हूँ तो सामने उनकी लंगर चल रहा है, उनका पूरा डिप्लॉयमेंट था, टेंट लगे हुए थे। सब कुछ देखने के बाद जब मैं वापस मुड़ा, क्योंकि उस समय वो भागते हुए हमारा नीचे 500 मीटर नीचे एक MMG पोस्ट था। तो उस पोस्ट के ऊपर टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली है। तो मस्को वैली से जहां उनका बेस कैंप था, उन्होंने मैसेज पास किया था कि हिंदुस्तान का नीचे जो MMG पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। बस अपने उन साथियों को बचाना था। बस जहन के अंदर भी एक पागलपन था। फिर मैं नीचे की तरफ आया अपने साथियों के पास। तो अपने साथियों को देखा, शायद मुझे लगा कि हो सकता है इनमें से मेरी तरह जिंदा होगा। तो एक को आकर के देखने लगा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी का पूरा सीना फटा हुआ था। बहुत देर बैठ करके रोया।
ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। फिर वहाँ रोता रहा, बैठता रहा, फिर हाथ को बांधने की कोशिश करी, ऐसा लगा कि शायद हाथ तो कट गया, इसको तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा नहीं। और फिर आ, इसी हाथ को उठा करके पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर सोचता रहा कि जाऊं कहाँ। फिर एकदम से आवाज आई कि बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ कूद। फिर उस नाले से मैं लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आया तो मुझे मेरे साथी नजर आए। वहां से उन्होंने मुझे पकड़ करके उन साथियों को ऊपर की तमाम सूचना दिया। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था उस टाइम पे। फिर कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया कि इस प्रकार से एक जवान बच करके ऊपर से आया। सीओ के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। फर्स्ट एड तो हो गया था लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था, तो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ साहब बोला बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा साहब दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं साहब जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। फिर उन्होंने वहाँ टेंट में 2-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कुछ बता सकता बेटा? मैं कहाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम ऊपर की इंफॉर्मेशन उनको बताया। और फिर तब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। फिर होश आया, देखा कि ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट बलवान के साथ 20 सैनिक गए थे, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो महज 2 लोग बचे थे। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहिंदर पुरी कहते हैं ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की थी। उन्होंने 8 सिख की एक टुकड़ी भेजी जिसने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे काउंटर अटैक को खामोशी में तब्दील कर दिया। शायद 6 तारीख थी। यह मिशन पूरा हो चुका था। टाइगर हिल भारत के कब्जे में थी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अब पॉइंट 4875 मिशन की बारी थी। टाइगर हिल की इस जंग में पाकिस्तान की तरफ से बहुत कैजुअलिटी हुई थी। भारतीय सेना ने प्रोफेशनल आर्मी का व्यवहार दर्शाते हुए पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को वापस लौटाया।